नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है उसको। और इसके अंदर हमने जो क्लासेस शुरू की थी वो सबसे पहले इतिहास आता है, तो इतिहास की ही क्लासेस हमने शुरू की थी। मौर्य कला के कला विज्ञान और साहित्य को अपने देख रहे थे। इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो बची हुई चीज़ें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही होगी और इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, अगर सच में आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को पहले लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। और ये जो हमारा सिलेबस है यहाँ पर हमने देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड्स, हम इसको देख रहे थे, है ना। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसको अपने करने जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों जो हमने पढ़ना था, मौर्यकालीन कला को अपने 2 भागों में राजकीय कला और लोक कला के रूप में देखते हैं। महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा, मूर्तिकला, मृद भांड, ये सारा कुछ हमें देखना है। कुछ चीज़ें अपने देख चुके थे, बची हुई जो चीज़ें हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्तूप के अंदर आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है सांची का स्तूप। देखिएगा दोस्तों, स्तूप क्या होता है। तो स्तूप एक प्रकार का टीले का ही नाम होता है दोस्तों, जिसके अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित वस्तुएं या जो अस्थियां वगैरह हैं वो रखी जाती थी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो सांची का जो स्तूप है वो कहाँ है, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। सांची का जो स्तूप है मेरे प्यारे दोस्तों वो रहेगा आपका मध्य प्रदेश में। इसे और क्या कहा गया, तो इसका एक और नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है महास्तूप। अगर आपसे पूछा जाए महास्तूप किसे कहते हैं या स्तूपों में स्तूप, महास्तूप कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा है, सांची का स्तूप। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये वाला बनता है। और उसके बाद में सांची का प्राचीन नाम काकनादवाट मिलता है दोस्तों। सांची का पुराना नाम क्या मिलता है, काकनादवाट। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि सांची का पुराना नाम क्या है, काकनादवाट है। अजीब सा नाम है तो याद तो रह ही जाएगा। वैसे सांची तो 2 अक्षरों का नाम है और ये इतना ज़्यादा बड़ा नाम है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण अशोक की रानी और विदिशा की राजकुमारी के द्वारा जो है, विदिशा की राजकुमारी जो है, विदिशा की राजकुमारी देवी है, उनके निर्देशन में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका पता किसने लगाया, तो 1818 में अंग्रेज रॉयलट ने इसका पता लगाया था और जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है इसका जीर्णोद्धार भी किया गया था दोस्तों। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महास्तूप हम किसे कहते हैं, सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची का पुराना नाम है काकनादवाट। इस सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक की रानी और विदिशा की राजकुमारी देवी के निर्देशन में किया गया था। इसका पता 1818 में रॉयलट ने लगाया था और दोस्तों जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है इसका जीर्णोद्धार भी किया गया था। इसका जीर्णोद्धार इनके निर्देशन में किया गया था। 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1989 के अंदर इसे शामिल किया गया था। ये दोस्तों आपका सांची का स्तूप है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सांची का स्तूप है। और स्तूप क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार की होती है। ये चारों तरफ देखिएगा एक दीवार होती है जिसे अपने वेदिका कहते हैं। उसके अंदर वाली ये जो दीवार टाइप है इसे अपने मेधी कहते हैं दोस्तों। और ये चलने वाला पथ जो रह गया इसे अपने प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पवित्र सामग्री रखी जाती है, पवित्र सामग्री होती है और इसे जो कहते हैं अपने वो अंड कहते हैं। ये जो गोलाकार आकृति है उसे अंड के नाम से जानते हैं। ये गेट जो है इसे अपने तोरण द्वार के नाम से जानते हैं। और ये ऊपर जो बना हुआ है सबसे ऊपर ये जो आकृति है इसे अपने छत्र कहेंगे। इसके नीचे यत्री है और ये जो बाकी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है इसे अपने हर्मिका के नाम से जानते हैं। तो स्तूप का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जो आप इस आकृति में देखते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आपका तोरण द्वार रह गया है ना, और ये आपकी जो है प्रदक्षिणा पथ रह गया। ये आपका अंदर, इसके अंदर जो है प्रदक्षिणा पथ रह गया। और ये जो हम कह रहे थे ये वाली जो आकृति है ये आपकी
अंड हो गया, ये ऊपर हर्मिका, छत्र, ये वाली चीज़ें सारी की सारी आ जाती है, जो अपने यहाँ पर एक प्रकार से इस स्ट्रक्चर में जो है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना। ये आपकी मेधी रह गई। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। ये जो हमारी स्तूप है, स्तूप इस प्रकार का होता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं सारनाथ के स्तूप के संबंध में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का स्तूप कहाँ है? तो वाराणसी यूपी में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, कहाँ है? तो वाराणसी यूपी में है। और ये अशोककालीन स्तूप है। इसका प्राचीन नाम जो था सारनाथ का, श्रीपत्तन मृगदाय के नाम से इसे जाना जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम था श्रीपत्तन मृगदाय, जो है वो सारनाथ का नाम हुआ करता था। इसका उत्खनन जो हुआ 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। और उसके प्रथम उत्खननकर्ता की बात करें वो थे कनिंघम। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ये आपका सारनाथ का स्तूप है, यहाँ आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या पढ़ा हमने? सारनाथ का स्तूप कहाँ है? पहली बात, सारनाथ का स्तूप आया वाराणसी में। और दूसरा, किसके समकालीन है, किसके काल का है? अशोक के काल का है। प्राचीन नाम क्या है? श्रीपत्तन, याद रख लेंगे, इतने में ही काम चल जाएगा। उत्खनन 1905 में हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। और प्रथम उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो उसमें कनिंघम का नाम आता है। इतनी ही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर इसमें याद करनी है दोस्तों। ये एक और स्तूप है जिसका नाम है तक्षशिला का स्तूप। ये भारत में स्थित नहीं है, रावलपिंडी पाकिस्तान का ये एक स्तूप है। और मूलतः ये भी अशोककालीन स्तूप है दोस्तों। इसका जीर्णोद्धार कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? कनिष्क के द्वारा करवाया गया। और ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। इसी के पास में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहर भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो तक्षशिला का जो स्तूप है वो रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में है। अशोक के कालीन का है, अशोक के काल का है। जीर्णोद्धार इसका कनिष्क ने करवाया था। ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब हम देखें स्तंभ निर्माण कला। स्तंभ निर्माण कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भारत में सर्वप्रथम अगर स्तंभों का निर्माण किसी ने शुरू करवाया था तो उस व्यक्ति का नाम था अशोक। यानी स्तंभ निर्माण कला के जन्मदाता के रूप में अशोक को जाना जाता है। स्तंभों के शीर्ष पर हमेशा मूर्तियां बनी होती थी। पशुओं की मूर्तियां विशेषता आपको देखने को मिलती थी। अब कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 4 सिंह की मूर्ति आपको कहाँ मिलेगी? सांची वाले में मिलेगी। सारनाथ में 1 सिंह की मूर्ति मिलेगी। वैशाली में 1 सिंह की। रामपुरवा में 1 सिंह की। रामपुरा, ये रामपुरवा ही है। इसमें 1 बैल और 2 स्तंभ मिले हैं। रामपुरवा जो है ना, रामपुरवा, यहाँ पे 2 स्तंभ मिले हैं जिसमें 1 पर सिंह की और 1 पर वृषभ यानी बैल की मूर्ति है। संकिसा हाथी में, ये अभी एक आरपीएससी का एचएम का एग्जाम हुआ था, एचएम संस्कृत डिपार्टमेंट का। वहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, एक हाथी की जो मूर्ति है वो किस पर है दोस्तों। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। 4 सिंह वाला सांची, ये देखो सिंह यहाँ भी है, सिंह यहाँ भी है, सिंह यहाँ भी है। अब देखो जब सब जगह है तो इसमें से क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता। बैल है तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, और बैल हाथी हो गया तो यहाँ क्वेश्चन हो गया। हाथी किसी और में नहीं है और इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो कॉमन है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। या फिर वो इस तरह से पूछ लेता है कौन सा भिन्न है, तो यहाँ सिंह सिंह और 1 ऑप्शन वाला ये डाल देगा। तो किसी भी प्रकार से पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा बनता है। और आरपीएससी ने अभी एक एग्जाम में पूछा है, तो फिर भी आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें सारनाथ स्तंभ जो है उसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो इसका जो शिरोभाग है वो, यानी ऊपर का जो भाग है वो सर्वाधिक अलंकृत है। इसके शीर्ष पर, यानी स्तंभ का जो शीर्ष है, इसके शीर्ष के ऊपर आक्रामक मुद्रा में सिंह की 4 मूर्तियां बनी हुई हैं। कितनी मूर्तियां? 4 मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि पीठ सटाए बैठी हुई है। और जॉन मार्शल जो हैं इन्हें तत्कालीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है कि जॉन मार्शल ने किन्हीं तत्कालीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां कहा था। तो ये जो सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बनी हुई सिंह की मूर्तियां हैं, या उन्हीं मूर्तियों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।
मूर्तियों का जो आधार है, मूर्तियों के नीचे जो आधार बनता है, आधार पीठिका पर 4 चक्र हैं और पशु अंकित हैं, जिसमें पशु हैं हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कौन से पशु इसके अंतर्गत हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक तो सिंह तो फेवरेट होता ही था, वो आपको याद ही रहेगा। बैल भी हमने पढ़ा ही है, हाथी भी हमने पढ़ा, एक घोड़ा आपको और जोड़ देना है ना। पिछला जो हमने स्लाइड देखा था उसमें हमने देखा था कि मूर्तियाँ किस किस की बनी हुई है ना, तो सारे पशु इसमें आ गए। एक हाथी आता था, एक घोड़ा आता था, एक बैल आता था और एक सिंह आता था। एक घोड़े को हमने यहाँ पर अलग से ऐड किया हुआ है, बाकी तो सारे वही हैं तो इसमें इस्तेमाल एक साथ कर दिए गए। शिरोभाग अवांगमुखी कमल पर दर्शाया गया है, तो एक उल्टा कमल होता था जिसके ऊपर इसको बनाया जाता था। स्तंभ का मध्य भाग, ये वाला जो भाग है वो बहुत ही ज़्यादा चिकना भाग है और सबसे बड़ा भाग हुआ करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पत्थर को चिकना करने की कला का जो विकास हुआ, ये भी सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। तो पत्थर को चिकना करने की, स्तंभ बनाने की कला का निर्माण अशोक के द्वारा हुआ। ये सारे कार्य जो हैं इनके द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ से आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लीजिएगा चारों चीज़ों को। एक आपका स्टेटमेंट का ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंह की कितनी मूर्तियाँ हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किसी भी प्रकार से वो पूछे। आगे दोस्तों हम बात करें, स्तंभ पर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बनता है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये भी आपको अभी तक तो इतनी बार हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि अच्छे से याद हो चुका होगा। फिर हम बात कर लेते हैं मौर्य काल में लोक कला की, यानी जो राजा के प्रश्रय में न होकर के जनता ने जिसे बनाया था वो कला। तो मौर्यकालीन लोक कला के जो साक्ष्य हमें मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो लोक कला में हमें क्या मिलेंगी? मूर्तियाँ मिलती हैं। लोक कला में हमें क्या प्राप्त होती हैं? मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों। और ये जो मूर्तियाँ मिलती हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ आपको मिलती हैं। तो मथुरा परखम की जो है ये मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? यक्ष की मूर्ति। और ये भी आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। मथुरा के नज़दीक गांव झिंका नगरा, यहाँ पर यक्षिणी की मूर्ति मिली है। पटना दीदारगंज की चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ग्वालियर व विदिशा बेस नगर मध्य प्रदेश से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और राजघाट वाराणसी त्रिमुख से यक्ष की मूर्ति मिली है दोस्तों। तो यहाँ से यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया? देखो ये यक्षिणी है, ये यक्षिणी है, ये यक्षिणी है, तो फिर पूछना कौन सा था? यक्ष वाले ही पूछना था ना, एक तो ये अलग था। अब अगला कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिमुख यक्ष की मूर्ति राजघाट वाराणसी से प्राप्त हुई है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि राजघाट वाराणसी से हमें त्रिमुख यक्ष की मूर्ति जो है वो प्राप्त होती है। बेसनगर मध्य प्रदेश से यक्षिणी की, बाकी जगह से यक्षिणी की है। परखम वाला क्वेश्चन वो पूछ चुका है और आरपीएस से अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। धौली में हाथी की विशाल मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। पटना के बुलंदी बाग से नर्तकी की मूर्ति और रथ का एक पहिया मिला। अब देखो ऐसी कोई जानकारी ऊपर कहीं है क्या? बाकी कथनों में नहीं है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो लोककला के रूप में एक तो पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। मणिभद्र की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति हमें कहाँ से मिली? परखम से। झिंका नगरा से कौन सी? यक्षिणी की मूर्ति। चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति पटना दीदारगंज से। और बेसनगर मध्य प्रदेश से भी मिली है। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाथी की मूर्ति और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दोस्तों अंतिम दौर में हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन साहित्य के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अर्थशास्त्र, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये पुस्तक का विषय क्या है। अर्थशास्त्र नहीं है, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पॉलिटी की पुस्तक है ना। इसमें राजनीति के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और यहाँ जो अध्याय हैं उन्हें अधिकरण कहा जाता है। 15 अध्याय हैं, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक और इसकी भाषा है संस्कृत। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है।
इसके बाद में दोस्तों इसका जो छठा अधिकरण है, जो 15 अधिकरण में से छठा जो है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, यानी राज्य के जो 7 अंग होते हैं उनके विषय में बताया गया है, जिसमें राजा है, अमात्य है, जनपद है, कोष है, दंड है, मित्र है और दुर्ग है दोस्तों। यानी ये 7 जो हैं अंग बताए गए हैं, ये 7 अंग राज्य के बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं अगली जो चर्चित रचना है वो है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की है। इसमें क्या है, तो इसमें आपको मौर्य वंश का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। मुद्रा राक्षस किसकी, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल है और पुस्तकों के नाम से ही पूछे जाएंगे, जैसे मुद्रा राक्षस किसकी है और अर्थशास्त्र किसकी है। विषय भी अगर थोड़ा सा डीप में जाए तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। राजतरंगिणी, कलहण, कश्मीर का इतिहास, इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा गया है। राजतरंगिणी किसकी है, कलहण की, और इसमें किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास है। आपसे पूछा जाता है कि कलहण ने किसका इतिहास लिखा, कश्मीर का। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, निम्न में से किसमें कश्मीर का इतिहास है। बहुत अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अशोक द्वारा श्रीनगर को बसाने का जो उल्लेख है, जो कि झेलम के किनारे है, उसका उल्लेख भी हमें इसी के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब देखिएगा, अशोक के पुत्र थे जालोक। अशोक के पुत्र जालोक को कश्मीर का राजा बताया गया, वो भी इसी के अंदर बताया गया है, यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करें अंगुत्तर निकाय की, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक तो अंगुत्तर निकाय है और एक आपका है भगवती सूत्र। इन दोनों से ही हमें भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का है, जहाँ से हमें 16 जनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, और जो हमारा अंगुत्तर निकाय है वहाँ से भी हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है। इसका जो मूल विषय क्या है, तो मूल विषय है इसका राजनीतिक सिद्धांत। इसके बाद में आपसे पूछा जाए इसके अध्यायों को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के अंदर जो है 15 अधिकरण इसमें माने गए हैं। कितने अधिकरण माने गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अधिकरण जो है इसमें स्वीकार किए गए हैं, जिसमें से 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक हैं, और इनकी जो भाषा है दोस्तों वो है संस्कृत। इसकी भाषा कौन सी स्वीकार की गई है, संस्कृत स्वीकार की गई है। इसमें राज्य के जो छठा अधिकरण है उसमें सप्तांगों का उल्लेख किया गया है। ये 7 अंग हैं, याद रहे तो ठीक है, अन्यथा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये 7 अंग हैं। किसमें बताए गए हैं सिर्फ ये हमें याद रखना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, राजतरंगिणी कलहण की, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का इतिहास है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, और इसके बाद में हमने जो देखी थी भगवती सूत्र, इनमें 16 महाजनपदों की जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। वृत्त कथा गुणाढ़ की है। परिशिष्ट पर्वत हेमचंद्र की रचना है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ देखिएगा, वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। वृत्त कथा सिर्फ अगर हम बात करें तो गुणाढ़ की है। और दिव्यावदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दिव्यावदान, क्योंकि इसमें हमें अशोक के द्वारा नेपाल में देवपाटन, जिसे ललित पाटन नगर कहते हैं, उसको बसाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों इंडिका तो आपको याद ही होगा, मेगास्थनीज की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बन करके आया था। मेगास्थनीज ने गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी बताया। तो मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियां बताई थी, 7 की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसान को उसने सबसे बड़ी और मंत्री को सबसे छोटी जाति बताया गया था। मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा से इनकार किया। उसने कहा भी दास प्रथा नहीं थी, लेकिन वास्तव में उस समय भारत में दास प्रथा थी। ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो मेगास्थनीज से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितनी जातियां बताई, तो 7 जातियां बताई, और दास प्रथा का उल्लेख उसने नहीं किया है, इनकार किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर का भी उल्लेख किया है और उसका नाम रखा था पोलिब्रोथा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम, या फिर मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, तो उसने उसे कहा था पोलिब्रोथा। फिर उसके बाद में कंग्यूर या तंग्यूर है, जो लामा तारानाथ की रचना है। हिस्टोरिका हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहते हैं। भूगोल स्ट्रेबो की पुस्तक है, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाटलिपुत्र की संरचना का उल्लेख है।
स्ट्रेबो को भूगोल का पिता भी कह सकते हैं। सिकंदर की जीवनी जो लिखी गई थी आनेस क्रीटिस के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में दोस्तों दीपवंश और महावंश, ये जो है वो सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं, है तो बौद्ध ग्रंथ ही। इससे श्रीलंका के तत्कालीन शासक तिस जो है उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अशोक द्वारा महेंद्र पुत्र जो उसका था और पुत्री संघमित्रा का धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजने का उल्लेख भी हमें दीपवंश और महावंश से मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। महेंद्र द्वारा श्रीलंका के अनुराधापुर में बोधि वृक्ष का आरोपण करने का उल्लेख इसमें है। इन्हीं ग्रंथों से न्यायग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी प्राप्त होती है। एक तो किसके प्रभाव से अपनाया, न्यायग्रोध के जो बौद्ध भिक्षु थे उसके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसकी जानकारी हमें दीपवंश या महावंश से प्राप्त होती है। महेंद्र श्रीलंका का उल्लेख भी इसी में आता है। कथा वस्तु ये जो है मुगलीपुत्र तिस की है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारी के सारी हमें अच्छे से याद करनी है। कथा सरित सागर ये सोमदेव की है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पुस्तकों से नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये वाला टॉपिक था मौर्यकालीन कला साहित्य विज्ञान, ये वाला टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान के विषय में। वहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।